नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज हमारे साथ में कैप्टन प्रवीण चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। आपने प्रचम के वीडियोस देखे ही होंगे और उसमें जो धीर गंभीर आवाज सुनते हैं, मतलब उस आवाज के बारे में तो मेरे पास शब्दों में वर्णन नहीं है कि जो छाप हमारे हृदय पर वो आवाज डालती है ना प्रचम के वीडियोस का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब टेक्निकली तो वो वीडियोस एक्सट्रीमली वेल मेड होते ही है, पर उस आवाज में एक अलग ही उसमें एक भाव या जो गहराई है या जो हमारे हृदय को छू जाता है वो आवाज। और वो आवाज सर प्रवीण चतुर्वेदी सर की है। वे एक्स मरीन है, नेवी में थे, फिल्म मेकिंग का उन्होंने अभ्यास किया हुआ है, हॉलीवुड में भी वे काम कर चुके हैं और अभी अपना जीवन उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित किया है। और प्रचम का जो कंटेंट आप देखते हैं उसमें आवाज या प्रोड्यूसर या डायरेक्शन सर का ही होता है। और आप देखते हैं कि कितनी एक्सट्रीमली वेल मेड वो सारी की सारी, चाहे छोटी से छोटी 1 मिनट की क्लिप ही क्यों ना हो या डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही क्यों ना हो, साहिब्स की तरफ। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला यहाँ पर चर्चा करने के लिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही साहिब्स 2 देखकर कंप्लीट की। पिछले वर्ष मैंने इसका पहला पार्ट देखा था और मुझे बहुत पसंद आया था सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, ये जो हम कंटेंट देखते हैं प्रचम पर, उसमें जो रिसर्च है आपकी, जो अध्ययन, गहन गहन अध्ययन देखने को मिलता है, चाहे वो छोटी से छोटी क्लिप क्यों ना हो या बड़ी डॉक्यूमेंट्री ही क्यों ना हो, उस रिसर्च के पीछे की प्रोसेस या आप इतना सारा कैसे कर लेते हैं सर? उसके पीछे की क्या आपका अध्ययन या फिर कैसे ये सारा रिसर्च आप करते हैं? तो जो हमारा फाउंडेशन है प्राच्यम का, जी, जी। उसके जो हमारे मूलभूत जो सिद्धांत हैं वो ये है कि कोई भी काम करो तो उसको बहुत गहराई से करो, और जो भी काम करो, जो भी फिल्म बनाओ, उसको बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाओ। तो बहुत बढ़िया टीम है, बहुत समर्पित लोग हैं हमारे साथ, और ये तो एक टीम वर्क होता है। तो बहुत ही अच्छे रिसर्चर्स हैं, इंडिया में भी हैं, पूरे विश्व में हैं। जो इंडियन रिसर्चर्स हैं वो साथ में, उनका प्रेम है, उनका स्नेह है और उनका सहयोग हमारे साथ है। और यहाँ पे जो रिसर्चर्स हमारी टीम में हैं वो बहुत गहराई से जाके रिसर्च करते हैं किसी भी विषय पे, और बहुत अच्छे से शोध करते हैं। फिर उसके बाद उस शोध को, उस रिसर्च को लाते हैं। तो राइटर्स की टीम है जो हमारे साथ बैठ के और फिर उसको एक सिनेमैटिक शेप देते हैं कि अब इस शोध को, इस रिसर्च को कैसे हम फिल्म के स्वरूप में ढालें, और ऐसे स्वरूप में ढालें जो जिसके अंदर बहुत आकर्षण हो, बहुत एक खिंचाव हो, कोई भी उसको देखे तो वो उसमें मंत्रमुग्ध होके बंध जाए उसमें। तो जी, इस तरीके से उसको एक फिल्म का स्वरूप दिया जाता है। और साथ में जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं उस विषय के, जो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। और हमेशा सबका बहुत सहयोग और स्नेह हमेशा मिला। सब लोग ने बहुत मन से, भाव से इंटरव्यूज दिए अपने, और हमारे साथ जुड़े और पूर्ण रूप से हमें सहयोग दिया। तो हम उनके पर्सपेक्टिव को, उनके दृष्टिकोण को, उनके लाइफ लॉन्ग रिसर्च को हम उनके इंटरव्यूज में शूट करके उस फिल्म में हम लोग उसको शामिल करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। फिर प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस में हम ये देखते हैं, जैसे साहिब्स 1 में आपने देखा, जिसमें साहिब्स 1 में बहुत से इनेक्टमेंट्स थे, ड्रामेटाइजेशंस थे कई सीन्स के, क्योंकि वो सीन्स अब क्रिएट नहीं हो सकते हैं। तो प्री पार्टीशन के दौरान, जैसे हमने उसमें एक माउंटबेटन खोजा, हमने उसमें एक नेहरू को खोजा, हमने एक रेडक्लिफ को खोजा, हमने कुछ साहब्स को खोजा, हमने कुछ भारतीय लोगों को उसमें, तो वो कहाँ पे कैसे शूट करना है इसकी प्लानिंग होती है। और उसका एक ड्रामेटाइजेशन, उसका इनेक्टमेंट हम लोग शूट करते हैं। फिर बहुत से पहलू हैं। इसके अलावा जब शूटिंग होती है तो उसके बाद ये देखते हैं कि कैसे जो है इसका बहुत पावरफुल वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट लिखनी है। जी सर। फिर वो स्क्रिप्ट होती है, लिखाने के बाद फिर मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ के पहले आत्मसात करता हूँ कि इसको किस अंदाज में वॉइस ओवर करना चाहिए मुझे, जी, कि क्या डिमांड है स्क्रिप्ट की, कैसे हम उन जो छोटी छोटी बातें हैं, जो इतिहास के वो आयाम हैं जो अब तक लोगों को मालूम नहीं है, तो वो मेरी आवाज नहीं है, वो
अरबों हिंदुओं की आवाज़ है जिसको दबाया गया है आज तक। दबाया गया। और ये प्राच्यम जो है ये उन्हीं सनातनियों का, भारतीयों का, हिंदुओं का ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म अब उभर के आया है। ये उनकी आवाज़ है। मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ, एक निमित्त हूँ इसमें, लेकिन ये आवाज़ उनकी है कि उनके ऊपर क्या बीती होगी उस समय। तो इसको मन में रख के जो है फिर उसका वॉइस ओवर होता है, फिर एडिटिंग जी, है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, कंप्यूटर ग्राफ़िक्स है, म्यूज़िक है और तमाम जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। बहुत बहुत बढ़िया लंबी इलस्ट्रेटर्स की टीम बहुत बढ़िया है हमारी, ग्राफ़िक आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हैं जी। और बहुत ही अच्छे एनिमेटर्स हैं, बहुत ही अच्छे कंप्यूटर ग्राफ़िक्स के लोग हैं। तो वो सब फिर अपने-अपने रोल को अदा करते हैं और फिर जाके जो एक स्वरूप आता है उसको एक फ़िल्म के रूप में आप लोग देखते हैं। जी, सर। सर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में तो मैं बहुत उत्सुक हूँ आपसे बात करने के लिए। और उससे पहले एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ से जो आते हैं, वे हमेशा से हमने देखा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करते हैं। माता-पिता भी घर में कहते हैं कि यार ये फ़िल्म इंडस्ट्री मतलब ये नहीं, इस जंजाल में जाओ ही मत, उससे दूर रहो। हमेशा से एक ट्रेडिशनल फैमिली से जो आते हैं, हिंदू परिवार से विशेषतः जो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, वे फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। तो आप कैसे इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े और हॉलीवुड में आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? अ, देखिए जो इंडस्ट्री हमारी है, जो जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उनसे तो उससे तो जितना दूर है उतना अच्छा है। मैं तो हमेशा ये कहूँगा है। अ, ये मेरे ख़्याल से गुरुओं की कृपा है कि जी, मुझे लगा कि फ़िल्म एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इट्स बिल्कुल। अ वेरी पावरफुल मीडियम। मुझे लगा कि इसको जो है एक किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। जी, इसलिए हमें लगा कि हम ऐसी फ़िल्में बनाएँ जो लोगों को प्रेरणा दें, जो हमारी महान संस्कृति को स्थापित करें, जो हमारी महान सभ्यता के विषय में लोगों को बताएँ। जी, हम जी, लोग ऋषियों की परंपरा से हैं। मुझे लगा कि महान ऋषियों की जो परंपरा है, जो गुरुओं की परंपरा है, जो हमारी ज्ञान की विविध धाराएँ हैं और जो अद्भुत ये तो देश ऐसा है कि यहाँ पे अद्भुत दर्शन है, अद्भुत वाङ्मय है यहाँ का। तो हमें लगा इतना कुछ है बताने को, ऐसा इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, इतना कुछ बताने को है, तो क्यों ना हम सबसे पहले जो सबसे बढ़िया दुनिया के जो फ़िल्म स्कूल्स हैं, मुझे जी, लगा कि हम वहाँ पे जाके इस विधा को बहुत गहराई से पहले सीखते हैं। जी। फिर मुझे लगा कि सीखने के बाद फिर मुझे काम करना चाहिए, तो मैं वहाँ के बहुत से स्टूडियोज़ में, 20th सेंचुरी फॉक्स में, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में, पैरामाउंट अरे में, वाह! सोनी एंटरटेनमेंट में मुझे लगा कि उसमें हमने जब काम किया दुनिया के शीर्षस्थ लोगों के साथ है, वाओ! तो और मैं आभारी हूँ उनका कि उन्होंने बहुत प्रेम से हमको सिखाया भी और मेरे अंदर भी एक बहुत तीव्र एक इच्छा थी, उत्कंठा थी सीखने की, ये भी थी। जी, जी, तो मैं दिन-रात मेहनत करके मैंने हर विधा इस जितने भी आयाम हैं फ़िल्म मेकिंग के जी, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, उसको सबको हमने कोशिश की कि बहुत गहराई से सीखें और जो जी। दुनिया के टॉप लोग हैं उनके सानिध्य में रह के उनसे जो है फर्स्ट हैंड हम चीज़ों को एक्सपीरियंस समझें और जानें, जी, एक्सपीरियंस करें। लेकिन मन में तो वही था, उद्देश्य तो यही था कि जैसे हमारे यहाँ कथा है कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ जो है वो संजीवनी सीखने शुक्राचार्य के पास गए थे, जी, लेकिन वहाँ रहना तो उद्देश्य था नहीं, वो तो संजीवनी विद्या सीख के आनी थी वापस से। तो ऐसे इस युग की जो संजीवनी है वो फ़िल्म मेकिंग है। हमें जी, लगा कि इस विधा को सीख के हमें अपने देश वापस आना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमें फ़िल्में बनानी चाहिए। उसकी सेवा बिल्कुल। में हम जो भी हम अपने आप को में जितना सामर्थ्य है, जितना जो भी कर सकें, हम उसको करें। तो ये अंदर से एक इच्छा थी, प्रेरणा थी, ईश्वर ने शक्ति दी, गुरुओं ने पथ प्रदर्शन किया और हम आगे बढ़ते गए और ऐसी चीज़ें होती जी, सर। सर ये अब आपने तो हॉलीवुड में काम भी किया हुआ है, अब गईं। हम बॉलीवुड में और हॉलीवुड में दोनों में अगर थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस देखें तो देखिए हॉलीवुड का जो कंटेंट हम दशकों से अगर देखें, तो एक बहुत ही अपने नेशन को, अपने रिलिजन को, अपने सुरक्षा बलों को वो
सेलिब्रेट करने वाला उनका कंटेंट विशेषता रहा है। हालाँकि पिछले 3-4 वर्षों में वहाँ पर भी काफ़ी वोक कंटेंट बन रहा है, जिसको लेकर अभी अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी विरोध भी वहाँ पर हो रहा है, वहाँ के कंज़र्वेटिव स्पीकर्स वगैरह इस पर खुलकर बोलते भी हैं। पर अगर बड़े पर्सपेक्टिव में हम देखें तो हमेशा से हॉलीवुड का कंटेंट वो अपने रिलिजन को, अपने नेशन को, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को सेलिब्रेट करने वाला रहा है। कभी भी वो एक वोक माइंड से ज़्यादा नहीं दिखा। उसी के अगेंस्ट भारत को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम फ़िल्म इंडस्ट्री देखते हैं, केवल बॉलीवुड का ही नहीं तो दूसरी भी कई रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में एक वामपंथियों का एक प्रभाव वर्चस्व में देखने को मिलता है। अभी साइब्स 2 में भी मैंने एक जो फ़िल्म में एक डायलॉग एक जगह पर हम दु सुनते हैं कि चाहे लिटरेचर हो, पेंटिंग्स हो, आर्ट, फ़िल्में, इनका एक सिस्टमैटिक वे में उपयोग किया गया। केजीबी की फंडिंग के बारे में भी वहाँ पर बताया गया। तो हमारी इंडस्ट्री पर ये जो कल्चरल मार्क्सिज्म का वर्चस्व है, ये क्यों है? इसके पीछे का मूल कारण क्या है सर? अ, मूल कारण तो ये है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो जी, जो स्वतंत्र भारत में जो कदम उठाने चाहिए थे, जो यहाँ की मूल संस्कृति है, उसको स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास करने चाहिए थे, जो भारत की आत्मा है और भारत की बहुत प्राचीन, बहुत महान सभ्यता है। भले वो हज़ार वर्ष का एक समझ लीजिए एक बहुत काली सियाह घनघोर एक ऐसी रात आई, लेकिन वो बीत चुकी थी। एक नया सवेरा हुआ था। एक नया मौका मिला था कि हम अपने आप को फिर से हम अपने देश का नव-निर्माण करें। हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, दर्शन को, मूल्य को फिर से स्थापित करें। लेकिन नेहरू ने वो किया नहीं। नेहरू का जो एक फ़ैनेटिज़्म था, एक सोशलिज़्म को लेके, एक उस समय स्टालिन को लेके जो नेहरू का था, उसी से इतने प्रभावित थे कि वो और प्लस अंग्रेज़ों के साथ वो तो एक एक साहब थे। वो तो अंग्रेज़ों के साथ ही उठते-बैठते थे। तो उनके जो वो उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है कि मैं तो ज़्यादा अंग्रेज़ हूँ। तो उनकी जो पर्सनल उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने उसको पूरे देश के ऊपर लाद दिया, थोप दिया है। और उसके बाद जो उनकी बिटिया ने भी वही किया। वो भी एक कठपुतली बन के आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का एक माध्यम बनी है। और उन्होंने कम्युनिस्टों के रास्ते हमारे एकेडमिक्स में, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमेशा के लिए खोल दिए, जिससे एक बहुत बड़ा सबवर्जन हुआ। जिससे कि जो हमारे जो प्राचीन गौरव था, जो हमारा महान एक इतिहास था, आखिर 800 साल पहले 800 साल के पहले भी तो हमारा बहुत एक गौरवपूर्ण इतिहास था। तो हमें उसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्यों मुगलों की का महिमा मंडन कराया गया इस देश में, जो आज भी हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये कम्युनिस्ट छाप जब पड़ी हमारे एजुकेशन में, हमारे एकेडमिक्स में, हमारे इंटेलिजेंसिया को जिस तरीके से प्रभावित किया गया, तो बहुत सी पीढ़ियाँ उससे उसके उसके प्रभाव में आती चली गई। और इसने किसी को नहीं छोड़ा। इसने सिर्फ़ एजुकेशन को नहीं, इसने आर्ट को, कल्चर को, ड्रामा को, इनके ड्रामा के जो ग्रुप्स होते थे वो भी प्योर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होते थे। और ये जी, लोग बहुत स्मार्टली सबकॉन्शियसली साइकोलॉजिकली सबवर्जन करते थे। और फिर यही छाप और यही अक्स जो है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आया, जहाँ पे इस तरीके के उन्होंने कंटेंट बनाने शुरू किए। और कालांतर में वो कम्युनिज्म जो है फिर कन्वर्ट हो गया, जब लोगों ने बाहर की एंटी जो भारत फोर्सेस थी, आईएसआई ने देखा, जब और जो शक्तियाँ थी बाहर, उन्होंने देखा कि ये मूर्ख तो अपनी संस्कृति में मूल रूप से स्थापित है ही नहीं, तो चलो इनका फ़ायदा हम भी उठाते हैं। तो फिर टेरर फंडिंग आने लगी, फिर ड्रग्स फंडिंग आने लगी, फिर एंटी नेशनल, एंटी भारत फंडिंग आने लगी। और फिर और तमाम चीज़ों से फिर वो एक एजेंडा बन के, एक प्रोपेगेंडा के तरीके से काम करने लगे, अपने ही लोगों के, अपने ही देश में अपनी संस्कृति की जड़ें उखाड़ने के लिए। इससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ। अब उस डैमेज को अनडू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बिल्कुल। हम सबको मिलके, हम सब लोग जब इस बात को, हमें लगा कि जैसे साहिर ने दिखाया, उद्देश्य यही था कि पहले तो सच्चा इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। और सच्चा इतिहास जब तक हमें पता नहीं होगा, हम एक महान और सच्चे और अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जी, इसलिए अब जब सत्य अब सामने आया है, जब हमें सच्चा इतिहास हमारे साथ क्या हुआ है वो पता चला है, तो निश्चित रूप से हम सबको मिलके जो राष्ट्र के विषय में सोचते हैं,
जो भारत के विषय में सोचते हैं, जो अपने आप को ऋषियों की परंपरा का मानते हैं, जो हमारे अब जिनको गर्व है, गौरव है अपनी संस्कृति पे, वो सब लोग, और वो बहुत हैं। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, क्योंकि इंडस्ट्री और ये थिएटर और ये जो एकेडमिक्स के तो मुट्ठी भर लोग हैं। इनको खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जितने राष्ट्रवादी लोग इकट्ठे अगर हो जाएं और सब लोग मिलकर प्रयास करें और संकल्प लें कि हमें एक महान राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, तो वो दिन दूर नहीं है। थोड़ा मेहनत लगेगी, परिश्रम लगेगा सबका, लेकिन हम निश्चित रूप से भारत के गौरव को, हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित कर लेंगे। बिल्कुल सर। पर सर अभी भी हम देखते हैं कि आज देश में 9 वर्षों से एक राष्ट्रवादी सरकार है, पर अभी भी राष्ट्रवादी कंटेंट आप देखिए यूट्यूब पर रिलीज़ करना भी आपके लिए कितना कठिन हो गया। आपको अपना एक नया प्लेटफ़ॉर्म प्रचियम.com पर आपने उसे रिलीज़ किया है। और इवन हम फ़िल्मों में भी, फ़िल्म इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी राष्ट्रवादी फ़िल्मों को लेकर मतलब ऐसा वातावरण लगता है जैसे कि कुछ बहुत गलत काम करने जा रहा है कोई। जैसे अभी विवेक ओबेरॉय जी की फ़िल्में देख लीजिए, द कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम उसके विरोध में आ जाएगा, उसका मज़ाक उड़ाएगा, कहीं पर से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो तो देश की जनता ने समर्थन दिया, वो एक अलग बात है। परंतु फिर भी उस वो बदलाव हमें इंडस्ट्री में या वो जिस प्रकार से दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आज तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री पर पिछले 7-8 वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक द्रविडियन पॉलिटिक्स का प्रभाव हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर जो सत्ता है केरला में कम्युनिस्टों की या तमिलनाडु में, उनके सत्ता का प्रभाव वहाँ की इंडस्ट्री पर पिछले 7-8 वर्षों में बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ पर राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को आज फ़िल्में बनाना भी लगभग कठिन या असंभव सा हो गया है। उसका तुरंत विरोध हो जाता है या फंडिंग ना मिलना। पर इस प्रकार का बदलाव हमें बॉलीवुड में या उस लार्जर पर्सपेक्टिव में, चाहे वो लिटरेचर का क्षेत्र हो, फ़िल्मों का हो, उसमें वो देखने को क्यों नहीं मिल रहा? राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स को वो अवसर ज़्यादा मिलना या उनका वो एक्सेप्टेंस, वो बदलाव हमें देखने को नहीं मिल रहा सर, ये इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने। इसके पीछे यही कारण है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का और ब्यूरोक्रेसी का सिर्फ नाम बदला गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से कैरेक्टर तो नहीं बदल सकता ना। तो क्या हुआ कि जो गोरों के जो कानून थे और गोरों के जो सिस्टम थे, गोरों के जो ट्रेनिंग थी, वही ट्रेनिंग, वही कानून, वही कंटिन्यू हो गए आज़ादी के बाद। तो जो जी, ब्यूरोक्रेसी भी जो निकली, वो भी उसी ट्रेनिंग से होके निकली। इसीलिए अभी भी ब्यूरोक्रेसी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी भी वो उनके मन में बहुत स्पष्टता नहीं है कि हमें किस दिशा में क्या करना है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग तो एक पर्टिकुलर विचारधारा से हुई है। लेकिन बहुत से लोग अब धीरे-धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा जो बहुत बड़ा एक आंदोलन होता है, वो जो है हमेशा जनता के द्वारा आता है। तो भले सिस्टम अभी इनसे प्रभावित तो हो, इन लोगों से हो सकता है इन्हीं का हो, और चाहे ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जनमानस, अगर जनता चाहे, अगर ये पीपल्स मूवमेंट बन जाए, अगर ये जनता जो है इन चेंजेस के लिए प्रयास करना शुरू करे बहुत तीव्रता से, तो निश्चित रूप से प्रयास आएगा। और हमको हर चीज़, हमें लगता है कि छोड़नी भी नहीं चाहिए इस आस में कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर लेंगे, या है ना, मंत्री करेंगे, या सिस्टम करेगा, या गवर्नेंस करेगी। हमें लगता है कि हर भारतीय को उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी बिल्कुल। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या जी। ड्यूटीज हैं अपने देश के प्रति। हमें लगता है उसके बारे में सजग होके उसको उसका निर्वाह करना चाहिए, और हर किसी को ऐसा करना चाहिए। तब एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जी सर। और साहेब्स 2 में जो हम मतलब उसका पहला पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी, इतनी सारी बातें जो सच्चाई कई लोगों को वो बातें थोड़ी कड़ू भी लग सकती है, कड़वी औषधि की तरह। इस कारण से मैंने कहा था कि सबको वो ये औषधि तो सबको लेनी ही चाहिए। पर सर ये साहस आप में कैसे आता है? मतलब ये करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो बातें आप अपनी कंटेंट के माध्यम से, अपने प्लेटफ़ॉर्म से बता रहे हैं सर, तो ये कैसे ये साहस कैसे आता है सर? एक एक ही पराशक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और वही हिम्मत देती है, वही प्रेरणा देती है, वही साहस देती है। उसके प्रति और अपने गुरुओं के प्रति समर्पण है हमारा, और यही प्रार्थना रहती है कि हमें ऐसी शक्ति और प्रेरणा मिले,
और वही सोर्स है, वही स्रोत है हमारी शक्ति का और साहस का। वो जब तक देती रहेगी, हम काम करते रहेंगे, वो तो पूरे ब्रह्मांड को वो पराशक्ति, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर जिसे हम कहते हैं, वो चला रहे हैं। और हम लोग तो बस एक सिर्फ़ एक माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है उनके हाथ में। और हमें तो बस करने के लिए अपने आप को बस समर्पित करना है। कराता तो कोई और है। बिल्कुल सर। और सर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आप जो नया हमने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है आपने प्रत्यम, तो प्राच्यम, तो उसके बारे में बताइए कि उस पर कैसा कंटेंट आगे देखने को मिलेगा या सबको जुड़ना हो तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं या अपना कंट्रीब्यूशन अगर किसी को देना हो उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो क्योंकि अधिकतर जो दूसरे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हम देखते हैं वो तो या तो बाहर के प्रोडक्शन हाउस जो है वो कंट्रोल करते हैं, उनके ही कंट्रोल में देखते हैं, जो भारतीय भी दूसरे कुछ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, पर उसमें भी जो एक वो जो कल्चरल मार्क्सिज्म का जो प्रभाव है, वो तो वहाँ पर हमें दिखता ही है। अधिकतर वोक कंटेंट ही हमें देखने को मिलता है। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए सर? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जो नहीं सिर्फ़ इंडस्ट्री बल्कि जो ज़्यादातर जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको कोई मतलब लेना-देना तो है नहीं हमारी संस्कृति से, हमारे दर्शन से, हमारे मूल्यों से। तो बिल्कुल, उनका तो एक एजेंडा है कि भारत की युवाओं को, भारत के बच्चों को भी हम उनको भी किसी तरीके से दिग्भ्रमित कर दें, है ना? हुँ, उनके भी भविष्य को हम चौपट कर दें। वो तो चाहते नहीं कि यहाँ पे बहुत महान चरित्र वाले लोगों का निर्माण हो। इसीलिए इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप देखेंगे ज़्यादातर इस तरीके के कंटेंट आते हैं जिनका कोई सिर-पैर नहीं है, जिसमें अश्लीलता है ना? वल्गैरिटी है, जिसके अंदर एक बड़ा कन्फ्यूज़िंग मैसेज है, जिनके अंदर वोकिज़्म है, जिनके अंदर तमाम चीज़ें कुरीतियाँ हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे भारत, हमारे समाज में तो कभी देखने को मिली नहीं है। तो ये तो विदेशियों का प्रोपेगेंडा है। तो हमें लगा कि और जितने और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप जानते हैं, ये सब विदेशियों के द्वारा ओन्ड हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और ये ज़्यादातर लेफ्ट लीनिंग है। बिल्कुल। तो हमें लगा कि कब तक यूँ ही हम चुपचाप सहते रहें, कब तक यूँ ही हम इस तलवार को अपने ऊपर लटकने दें, कि जब ये चाहेंगे तो शैडो बैन कर देंगे, जब ये चाहेंगे तो हमारे कंटेंट को ब्लॉक कर देंगे, जब ये चाहेंगे हमारे चैनल को डिलीट कर देंगे, जब चाहेंगे शैडो बैनिंग करते रहेंगे। हमारा कंटेंट जो है, हमारे ही लोगों के पास पहुँच नहीं पाएगा। और तो हमें लगा कि शायद ये अब आवश्यकता है इस समय की, कि हम लोग सोचें कि एक अपना इंडिपेंडेंट, विश्व का सबसे सर्वप्रथम, सबसे पहला सनातनी भारतीय एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लेके आएँ, जहाँ पे हम अपनी बातें अपने दर्शकों तक हम लोग पहुँचा तो सकें। मतलब बिना निर्बाध होके, बिना किसी इन ऐसी अवरोधों के, ऐसी बाधाओं के बिना, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और फिर एक आपके सामने है जिसपे ये साहिब्स 2 इस समय होस्टेड है, जी, स्ट्रीम हो रही है। इसलिए हम प्राच्यम का एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म लेके आए, जिसमें जैसा जो हमारा संकल्प है प्राच्यम का, जिस तरीके की हमने फ़िल्में बना के अभी तक और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे डाली हैं, जो आपने देखी हैं, जो हमारे गौरव की बात करती हैं, हमारे सच्चे इतिहास के पक्ष की बात करती हैं, महान भारतीय संस्कृति की बात बात करती हैं, हमारे ज्ञान परंपराओं की बात करती हैं, हमारा जो इतना एक धरोहर है हमारे इस देश की, जो हमारी इतनी महान सभ्यता है, उसकी बात करती है। तो यही फ़िल्में आगे भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आती होंगी, और इस ऐसी फ़िल्में आएँगी जिसको माँ-बाप जो हैं चाहे तो बच्चों को दिखाएँगे, तो जो चीज़ें स्कूल में, जो संस्कार उनको अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिस तरीके का, जैसा आपने कहा कि एक कम्युनिस्ट वामपंथी छाप अभी भी स्कूलों में है, एजुकेशन में है, वो उसकी वजह से जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई, जो संस्कार नहीं मिल पाए, वो संस्कार उनको इन फ़िल्मों को देख के, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स अभी डिज़ाइन्ड हैं कि हम उनको अपनी संस्कृति के विषय में बताएँगे, अपने वेद, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, इनके विषय में बताएँगे, अपने इतिहास के विषय में बताएँगे, अपने महान जो परंपराएँ हैं उनके विषय में बताएँगे, कि एक उनको क्या करना चाहिए, वो कौन है, पहले तो ये अपने आप को स्पष्ट रूप से समझें।
क्योंकि इस वोकिज़्म से, इस कम्युनिज़्म से नए-नए रूप लेके जो आता है, इससे हमें लगता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है युवाओं में। हुँ, अगर वो स्पष्ट रूप से समझें कि हम कौन हैं, हम किस परंपरा को, किस लेगेसी को बिलॉन्ग करते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और अगर ये फ़िल्में जैसी हम बनाएँगे, अगर वो उनको इस दिशा में प्रेरणा देने के लिए, इस सही दृष्टिकोण देने के लिए, एक महान चरित्र का निर्माण करने के लिए अगर सहायक होंगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और माँ-बाप चाहे तो अपने बच्चों को बेहिचक आके इसमें किसी भी कोई भी फ़िल्म दिखाएँगे, तो वो तो या तो आपको हमारी परंपराओं के बारे में बताएगी, हमारे संस्कृति के विषय में बताएगी, हमारे इतिहास के ग्रंथों के विषय में बताएगी, हमारे वाङ्मय के विषय में बताएगी, हमारे महान दर्शनों के विषय में बताएगी, और इतिहास के सच्चे पक्ष के विषय में बताएगी। क्योंकि हमें लगता है कि इतिहास को सही रूप से जानना जानना बहुत आवश्यक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो कोई भी आके इसको देख सकता है और इन 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 फ़िल्मों को देख के एक अपने जीवन को, अपने उनके बच्चों के आने वाली पीढ़ियों को जो है लाभान्वित कर सकता है। और सर ये इस प्लेटफ़ॉर्म पर कंटेंट को और बढ़ाने के लिए, नए टाइटल्स ऐड करने के लिए या फिर इवन डाइवर्सिफ़ाई भी करने के लिए मतलब जैसे कोई पॉलिटिकल ड्रामा हो या फिर कोई गदर 2 जैसी भी कोई मसाला फ़िल्म है हो या ऐसा कुछ आप नया इसमें कोई लाइव एक्शन फ़िल्म्स भी आने वाले समय में आप कुछ बनाने के बारे में या प्रोड्यूस करने के बारे में या किसी और का कंटेंट अपने प्लेटफ़ॉर्म पर रखने के बारे में ऐसी कोई आपकी आप सोच रहे हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि हमारा जो सोचना है हुँ, और हमारा जो दृष्टिकोण है, वो फ़िल्मों को लेके ये है कि फ़िल्म जो भी हो, वो उनके अंदर एक मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल। एक मॉरल होना चाहिए। जीवन में वो कुछ नया सिखा के जाएँ। एक आपकी लाइफ़ में एक वैल्यू एडिशन करें, एक नया दृष्टिकोण दें, एक कोई दर्शन दें अपने जीवन का। तो अगर इन सब चीज़ों से, इन सब वैल्यूज़ से अगर वो कोई भी अलाइन्ड कंटेंट होगा, तो हम उसको निश्चित रूप से इस प्लेटफ़ॉर्म पे डालेंगे। और बल्कि इतने युवा हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो लोग कुछ बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, तो वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। वो अगर उनके पास कोई अच्छा कंटेंट है, तो हम उसको डाल सकते हैं। उसका एक हम उनका क्या पेमेंट है, क्या है रेम्युनरेशन है, क्या उनका कंपेंसेशन है, उसको हम लोग उनके साथ वर्कआउट कर सकते हैं। या किसी के पास आइडियाज़ हैं, टैलेंट है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको निश्चित रूप से, हम तो चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर ऐसे सकते हैं। बहुत से टैलेंट अभी आगे बढ़ें, क्योंकि सबको बिल्कुल, मिल के करना है। एक बहुत बड़ी एक सेना बने योद्धाओं की। तो हम उनको, वो हमसे कॉन्टैक्ट करें namaste@prachin.com पे, और हम निश्चित रूप से उनके साथ भी काम करेंगे। लेकिन जो ये है, फूहड़ता है, जो जो तमाम परोसी जा रही है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, ना कभी होऊँगा। क्योंकि उसके लिए तमाम और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और जगह है जहाँ पे उनको वो लोग प्रदर्शित करते रहें। वहाँ पे वो निश्चित रूप से करें, लेकिन इस प्लेटफ़ॉर्म की जो एक पवित्रता है, एक जो प्योरिटी है, हमें लगता है कि उसको हम प्रभावित नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल सर। और सर अभी आपकी जो डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स है वो टेक्निकली कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी हुई है, ये तो हम सभी देखते ही हैं। पर क्या आप स्वयं कोई ऐसी लाइव एक्शन फ़िल्म आगे न आने वाले समय में कोई बनाने की आपकी विचार है? जैसे कि कोई कश्मीर फाइल्स की तरह या फिर मोपला जेनोसाइड के ऊपर या स्वतंत्रता के इतिहास के ऊपर या अलग-अलग कई बहुत सारे विषय हैं। तो क्या इस पर आप कोई आने वाले समय में लाइव एक्शन फ़िल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं? निश्चित रूप से कुछ स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं, और कुछ पे काम कर रहे हैं। मैं अपने जीवन में बहुत धैर्य रखता हूँ, बहुत धीरज के साथ चलता हूँ। मुझे मालूम है कि हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, और जी, आप अपने संकल्प पे अगर आप आगे बढ़ते रहें, दृढ़ विश्वास के साथ, तो निश्चित रूप से वो समय आने पे वो चीज़ें प्रतिफलित होती हैं। तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही हम एक बहुत बड़ी फ़िल्म भी अनाउंस करेंगे। जिन जिन फ़िल्मों पे और जिन स्क्रिप्ट्स पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, और वो जो विषय आप बोल रहे हैं, उन्हीं विषयों पे ही, उन्हीं में से किसी विषय पे ही आधारित रहेगी।
जी सर। और ये लाइव एक्शन फ़िल्मों का प्रभाव भी उसका ज़्यादा होता है, मतलब अधिक लोगों तक भी वो पहुँचती है। तो वो मैं आज ज़रूर सर, मैं बहुत उत्सुक हूँ आपकी जो भी कोई, क्योंकि मैं आपका कंटेंट और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स जो है, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ सर आपके कंटेंट को देखकर। और एक और थैंक बात, यू। मुझे अभी हमने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के वोक कंटेंट के बारे में चर्चा की सर, पर मैं थोड़ा अमेरिका के, मैंने बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, मैं उनको कुछ के बीच-बीच में कभी-कभार वीडियोज़ देखता हूँ, तो वहाँ पर हॉलीवुड में अगर कभी कोई थोड़ा-सा भी कुछ ऐसा वोक कंटेंट आता है, जैसे कि अभी डिज्नी के कंटेंट में पिछले 2-3 वर्षों में बहुत सारे ऐसे वो, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा हो या ऐसी बहुत सारी बातें वो डाल रहे हैं। तो वहाँ पर पचासों क्रिएटर्स हैं, वो तुरंत डिज्नी पर वो उसको क्रिटिसाइज़ करने वाले वीडियोज़ डालते हैं, तुरंत उसकी आलोचना होती है। पर इसी के अगेंस्ट भारत में अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि बॉलीवुड चाहे कुछ भी बना दे, कितना भी वो प्रोपेगेंडा हो, उस पर एक तो बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं कि उसको वो क्रिटिसाइज़ करे, एक नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करे। पर वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। इवन बहुत सारे जो नेशनलिस्ट क्रिएटर्स या बहुत सारे लोग हैं, वो इन बातों पर ध्यान भी नहीं देते, या कुछ लोग तो ये इस बहुत सारी वोक जो एजेंडाज़ है, बहुत सारे नेशनलिस्ट एक्टर भी हम देखते हैं, वो भी ऐसे कंटेंट में काम करते हैं सर। तो ये क्यों ऐसा सर? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स क्यों नहीं हैं जो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखे, या इन फ़िल्म मेकर्स को या इस इंडस्ट्री को खुलकर ये बातें पूछे? नहीं, बिल्कुल है, हम हैं, आप हैं, हम दोनों तो हैं ही। हम लोग तो नहीं सर, हमेशा और खुल के बहुत सारे लोग होने जी सर। हम लोग बहुत खुल के जो है सामने आते हैं जी और सर। इन लोगों से एक ये एक धर्म युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे उनसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बिल्कुल सर। वैमनस्य नहीं है उनसे। हम तो बात करते हैं कि आप जो कर रहे हैं, क्या वो धर्म संगत है कि नहीं है? क्या वो सही है कि नहीं हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे युवाओं के लिए? और अगर वो नहीं सही लगेगा, तो हम निश्चित रूप से हम बोलेंगे और हम पूरी आवाज़ से बोलेंगे। तो लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं शायद कुछ लोग मन में सोचते हैं लेकिन शायद उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता, कहीं कहने का तो कह नहीं पाते। कई लोग हो सकता है मिलता हो लेकिन संकोच कर जाते हों क्योंकि इनका जो ये तो मायावी लोग हैं ना, इन हुँ, लोगों की माया का ऐसा प्रभाव है कि शायद उस माया से प्रभावित होके नहीं बोलते होंगे। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी गलत है, अधार्मिक है, अनुचित है, उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठानी चाहिए। आप उठाते आए हैं, मैं भी यही कोशिश करता हूँ। पिछले साल हम लोग साथ में थे पैनल पे जयपुर डायलॉग्स में तो हम लोगों ने ये बात बहुत बुलंदगी के साथ उठाई थी। हमने तब भी कहा था कि क्या प्रोपेगेंडा है, क्या इनके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं बॉलीवुड के और हम लोगों ने उस समय आवाज़ उठाई थी कि सेंसर बोर्ड का प्रभावी होना किस लिए आवश्यक है। हमने कहा बिल्कुल निष्क्रिय ये सेंसर बोर्ड है और देखिए किसी ने सुना नहीं और उसका परिणाम ये हुआ कि वैसी फ़िल्में बनती गई, यहाँ तक कि रामायण पे भगवान राम पे भी ऐसी फ़िल्म बना दी इन्होंने। तो ये सब बहुत आवश्यक है कि कंटेंट जो है वो क्या पब्लिक कंज़म्पशन के लिए जा रहा है, उसके ऊपर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। फ़िल्म इंडस्ट्री में कम से कम सेंसर बोर्ड तो है, लेकिन इस समय तो जितने ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके वो तो अनसेंसर्ड जा रहा है उसमें तो। उसमें तो कोई अभी तक कोई निश्चित रूप से कोई रेगुलेशन या रेगुलेटरी बॉडी अभी फंक्शनल नहीं हुई है। हालाँकि बोल रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे और इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंता है और कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं उदय माहौरकर जी, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सेव कल्चर, सेव इंडिया फाउंडेशन उन्होंने शुरू किया है और इस कंटेंट के को लेके कि इस कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत से लोग जब सामने आएँगे और अपनी बात को बहुत बुलंदगी से और बहुत स्पष्टता से रखेंगे क्योंकि देखिए सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर और जो लोग अपने जीवन जीते हैं उनको निश्चित रूप से ये बात बेबाक होके कहनी चाहिए सबके आगे और जब वो कहेंगे तो फिर निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव जाएगा और ये एक अभी चीज़ें अभी बस शुरू हुई हैं। अभी तो ऐसी जन जागृति फैलेगी, ऐसी अवेयरनेस आएगी, ऐसे बहुत से लोग जब सही चीज़ों को सही रूप में देखना शुरू करेंगे, तो सब संगठित हो जाएँगे। तब एक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस देश में। जी सर। सर, आप आपके प्राच्यम प्लेटफ़ॉर्म के बारे में थोड़ा-सा आप और कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? और जो जो लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं विशेषतः, या अपना कंटेंट आप तक पहुँचाना चाहते हैं, या जिस भी प्रकार से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा प्लीज़ सर उसके बारे में बताइए?
हाँ, तो बहुत ही सिंपल है। हमने जो हमारा प्राच्यम जो नाम था, हमने वही प्राच्यम.com रखा है। हमारी जी। वेबसाइट ही हमारा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है। अभी इसका एक ऐप भी डेवलप हो रहा है, जैसे और ओटीटीज़ के ऐप होते हैं, अभी कुछ समय में वो आ जाएगा, 15-20 दिन में वो आ जाएगा। और जो भी चाहे, इस समय हमने अभी इसको इंट्रोडक्टरी ऑफ़र उसको फ्री रखा है कि लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, देखें, समझें, जानें क्या-क्या फ़िल्में हैं उसमें। साहिब्स 2 हमने वहाँ पे लॉन्च की, साहिब्स 2 देखें फ्री में। फिर हम एक कुछ नॉमिनल सी फ़ीस रखेंगे, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म चलाने के जो खर्चे हैं, वो भी निकालना बहुत आवश्यक है, तो एक उसमें रखेंगे। लोग उसमें एक जो अपने स्वेच्छा से कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो उसमें एक डोनेट बटन है होम स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके वो एक 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 पेज खुल जाएगा, उसपे जो चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा लोग जो है वो जो क्रिएटिव लोग हैं, और यहाँ पे इस देश में बहुत क्रिएटिव लोग हैं। यहाँ की युवाओं में असीम संभावना हमें दिखती जी। है। और मुझे तो बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि बहुत लाखों युवा जो है प्राच्यम से प्रभावित हुए और हमारे संपर्क में आए। और हमें इस बात की बहुत खुशी होती है देख के कि उनके जीवन की दिशा बदल गई हमारी फ़िल्में देख के। जी सर। वो युवा जो अपने आप में कोई लेखक हो, या कोई डिजिटल आर्टिस्ट हो, कोई पेंटर हो, कोई फ़ोटोग्राफ़र हो, कोई सिनेमेटोग्राफ़र हो, कोई फ़िल्म मेकर हो, कोई एडिटर हो, कोई टेक्नीशियन हो, कोई साउंड का हो, किसी भी विधा में उसको कोई भी विधा जो आती हो, उसमें अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, या वो अपना खुद कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि बहुत से लोग आजकल कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, यूट्यूब पे इधर-उधर डालते हैं, तो अब बनाना उतना मुश्किल नहीं रहा है। तो अब डिजिटल फ़िल्म मेकिंग आ गई है, तो लोग उसको बना सकते हैं। तो वो लोग अगर, लेकिन भारतीय कंटेंट होना हुँ। चाहिए। हमारे जो प्राच्यम की जो हाँ, अपने मूलभूत अपने कल्चर सिद्धांत से, है, अपने रूट से, अपनी आपने सनातन कहा संस्कृति से हाँ, सनातन उससे संस्कृति अलाइन से होना जुड़ा हुआ। चाहिए। हाँ, उससे बिल्कुल। जुड़ा हुआ हो, तो वो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें, प्राच्यम से namaste@prachim.com पे हमें लिखें, हमें बताएँ, और किसी न किसी ऐसा हम कुछ वर्कआउट करेंगे कि उनको प्रेरणा भी मिले और उनका हम ध्यान भी रख पाएँ, उनका उत्साहवर्धन भी हो, उनको जी। कुछ न कुछ हम जो भी कर सकते हैं, उनको एक फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन भी मिले। जो हमको मिले हम उसमें से उनको कुछ बाँट पाएँ, जिससे कि हम चाहते हैं एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी बने, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बने, और बहुत बड़ी एक सेना बने ऐसे धार्मिक योद्धाओं की। तब ये जी सर। संभव होगा ये काम करना। सर, अंत में मैं बस एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा सर कि प्राच्यम ये जो प्लेटफ़ॉर्म आपने शुरू किया, इसका मूल उद्देश्य क्या है और आप किन तक ये अपना कंटेंट मतलब युवा हो या बड़े-बुज़ुर्ग कहाँ तक आप अपना कंटेंट पहुँचाना चाहते हैं? और आपका उद्देश्य क्या है कि आप कितना बड़ा इस प्लेटफ़ॉर्म पर को लेकर के जाना चाहते हैं? तो उद्देश्य ये था कि जब हमने शुरू से देखा कि हमारे देश में फ़िल्में पहले, कई दशक पहले तो बहुत अच्छी बनती थी। फिर उसके बाद उसके अंदर फूहड़ता आने लगी, फिर एजेंडाज़ आने लगे, प्रोपेगेंडा आने लगा। फिर वो भारत और सनातन के विरुद्ध जो है वो कंटेंट बनाने लगे। तो हमें लगा कि उसके जवाब में हम लोग क्यों नहीं अपना एक सेटअप बनाएँ, जिसमें जो कंटेंट हो वो भारत की संस्कृति से अलाइन्ड हो, हमारे भारत के दर्शन से अलाइन्ड हो। तो हमें लगा कि हमें एक अपना नैरेटिव, जो ट्रू नैरेटिव है भारत का, उसको स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए। जी, इसीलिए प्राच्यम की बुनियाद डाली गई है जी, कि जो सच्चा, अच्छा, संस्कारिक जो कंटेंट है, उस पे हम आधारित होके फ़िल्में बनाएँ हैं। तो ये हमारा मूल उद्देश्य था। और कहाँ तक, किन तक पहुँचनी चाहिए, तो वो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी चूक हुई इस देश से 1947 में, और उसका खामियाजा बहुत सी पीढ़ियों ने भुगता है। हमारे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुआ, जो साहिब्स 1 और साहिब्स 2 में दिखाया गया। हमारे एकेडमिक्स को कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया। हमारी बिल्कुल। पीढ़ियों को उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, उनको हीन भावना से ग्रसित कर दिया, उनको सेल्फ लोदिंग बना दिया, और उनको जो है, जो उनको गर्व होना चाहिए था अपनी अपनी भारत पे, अपनी भारत की संस्कृति पे, वो उस गर्व से और गौरव से उनको विमुख कर दिया। तो एक जो आधारहीनता उन्होंने स्थापित की इस देश में, उसको पुनः आधार देने के लिए हमारा ये प्रयास है। इसलिए अब जो यंग पेरेंट्स हैं,
वो उसको देखें निश्चित रूप से और अपने बच्चों को अच्छा। बचपन से दिखाना शुरू करें। ऐसा कंटेंट जो न ही सिर्फ़ उनको प्रेरणा से भरे, बल्कि उनको सही पक्ष इतिहास का बताए और उनके अंदर चरित्र का निर्माण करे और उनको महान भारतीय नागरिक आगे चल के बनाए, जिससे कि वो बड़े-बड़े काम कर सकें, जैसा अतीत में हमारे महान लोगों ने, ऋषि-मुनियों ने और विद्वानों ने किया है। बिल्कुल सर, और मैं तो आज देखता हूँ कि बहुत सारे युवा जो अपने आप को किसी एक्टर का फैन कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा दुःख की बात है कि इस प्रकार के जो नाचने-गाने वाले उनको वो अपना आदर्श मान रहे हैं और उनके पीछे सोशल मीडिया पर वो किस प्रकार के कमेंट्स करना, गाली-गलौच करना, ये देखकर सच में सर बहुत दुःख होता है। तो ऐसे युवाओं को तो आपका कंटेंट अवश्य देखना चाहिए, उन तक ये कंटेंट पहुँचना चाहिए और जो भारत को जो हम वीरों की भूमि कहते हैं, वीर, वीरांगनाएँ, संतों, महात्माओं की भूमि, आज वहाँ के युवा ऐसे एक्टर्स के पीछे अपना जीवन, अपना यौवन, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय जो वो एक प्रकार से व्यर्थ कर रहे हैं, तो उन तक तो आपका कंटेंट सर अवश्य पहुँचना चाहिए। अवश्य उसमें एक उनमें जी, जी, बोलिए बिल्कुल, सर। एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए, इसमें उन युवाओं का, उन बच्चों का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल सर। वो तो सिस्टम ऐसा बनाया गया ना, शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई गई कि उनको जो है शुरू से उनका सबवर्जन कर दिया गया। उनके सामने गलत लोगों को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया। अब जिस देश में अकबर जैसा क्रूर शासक, जिसने 40,000 हिंदुओं का एक दिन में कत्ल किया था, वो जिस देश में उसको अकबर महान के रूप में पढ़ाया जाएगा जोधा और अकबर जैसी जिस फ़िल्में भी बनती हैं। जोधा अकबर जैसी फ़िल्में बनेंगी और जो हमारे आदर्श जो महाराजा थे, राजा थे, योद्धा थे और जो जिन्होंने अपने जीवन न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, हमारी देश की अखंडता के लिए, महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी हुए, ऐसे अद्भुत लोगों के विषय में, ऐसे साम्राज्यों के विषय में जब नहीं बताया जाएगा, तो वो बच्चे का कोई दोष नहीं है। बिल्कुल। उसको तो सही आदर्श, सही शिक्षा मिली नहीं। तो अगर अब ये फ़िल्में और प्राच्यम की फ़िल्में और हम लोग के सबके प्रयास से अगर उनको सही दृष्टि दी जाएगी, सही दृष्टिकोण दिया जाएगा, सही आदर्श उनके सामने प्रस्तुत किए जाएँगे, तो वो इन भाड़ों को थोड़ी ना वो कभी भी अपना आदर्श मानेंगे। तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक उनकी दृष्टि देखने में एक परिवर्तन आ जाएगा। जी सर। सर, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना समय दिया, आपने बहुत अपने अमूल्य विचार यहाँ पर रखे। आपको और आपकी प्राच्यम की पूरी टीम को हमारे पूरे चैनल की तरफ से हृदय से धन्यवाद और आपका जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है वो भी बहुत ग्रो करे, सब तक उस पर हमें अलग-अलग प्रकार का कंटेंट समय-समय पर देखने को मिले और हमें इस प्रकार से ही वो जागृत जागृत करे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आप लोग का साथ रहे, आप लोगों का सहयोग रहे हमेशा और हम सबको मिल के ये साथ में करना है और मेरा आभार तो हमारी प्राच्यम की टीम के हर एक व्यक्ति को है, हर एक मेंबर को है, जो दिन-रात इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से ऐसा कंटेंट बनाते हैं और ख़ास तौर से हमारे जो लेफ्ट और राइट हैं, क्षितिज और अभिषेक दोनों, इनका तो अद्भुत योगदान है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और जी, हम लोग मिलते रहेंगे फिर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।